नमस्ते प्यारे बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने चैनल पर 12th CBSE के लिए लेटेस्ट सिलेबस 2020-21 और बाकी बोर्ड्स के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ नया कोर्स। तो 2020-21 के लिए बोर्ड के जो फंडामेंटल्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा इस सीरीज़ में। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। हम बेस बनाकर चलेंगे CBSE सिलेबस को यानी NCERT को, और साथ साथ में जो एडिशनल टॉपिक हैं डिफरेंट बोर्ड्स में जो एडिशनल टॉपिक हैं तो उनके लिए साथ में अलग से एक वीडियो अटैच करता मैं चलूँगा, जिससे कि सभी बोर्ड इस सीरीज़ में कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद CBSE सिलेबस। फिर जो एडिशनल पॉइंट टॉपिक होंगे दूसरे बोर्ड के तो वो मैं डिस्कस करूंगा। तो बच्चों CBSE में फिजिक्स क्लास 12th के लिए जो पेपर का आपका कोड है वो है 042। 2020-21 का जो सिलेबस है हमको 100 मार्क्स जो तैयार करने हैं। तो सिलेबस के जो सैलिएंट फीचर्स दिए हुए उन्होंने, एम्फेसिस है ऑन बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, एम्फेसिस ऑन SI यूनिट का यूज होना चाहिए, उसमें सिंबल्स आपको सही बनाने आने चाहिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड फॉर्मुलेशंस एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये सब क्लैरिटी के साथ आपको आना चाहिए। प्रमोशन ऑफ प्रोसेस स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स कंसेप्ट्स, ये मेन रहेगा 12th CBSE सिलेबस में, जो स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है सिलेबस में। तो आपकी जो पूरी फिजिक्स है, दो बुक NCERT की दो बुक है, बुक 1 एंड बुक 2 यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उसमें मिलाकर है। तो क्लास 12th के लिए पर्टिकुलर जो सिलेबस है आपका उसमें 9 यूनिट्स हैं, CBSE के लिए 9 यूनिट्स और अदर बोर्ड के लिए 10 यूनिट्स आप यूँ मानकर चलें। तो इसको हम मेनली 3 हिस्सों में बांट सकते हैं बच्चों 12th की फिजिक्स को। जैसे अगर मैं बात करूँ क्लास 11th में जो आपने पढ़ा वो क्या क्या था, तो क्लास 11th में फिजिक्स का जो हिस्सा आपने पढ़ा वो था बच्चों मैकेनिक्स, दूसरा आपने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा हिस्सा आपने पढ़ा वेव्स एंड ऑसिलेशंस। तो ये 3 हिस्से थे आपके फिजिक्स 11th में। अब 12th की फिजिक्स में जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं बच्चों। 12th फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, पैरेलल में 11th फिजिक्स चल रहे हैं मेरे चैनल पर, आप वो 11th फिजिक्स वहां से तैयार कर सकते हैं और 12th फिजिक्स यहां से। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला हिस्सा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसको हम ऐसे दिखाते हैं EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा हिस्सा बच्चों ऑप्टिक्स, और तीसरा हिस्सा है वो सारी फिजिक्स जो 19th सेंचुरी के बाद डेवलप हुई है उसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स, तो ये फिजिक्स के 3 पार्ट हम पढ़ने वाले हैं 12th में। तो अब इसका डिटेल्ड सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 4 यूनिट आ जाती हैं बच्चों, कौन कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें 2 चैप्टर हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 चैप्टर है, मैग्नेटिज्म 2 चैप्टर हैं, देन EMI एंड AC ये फिर से 2 चैप्टर हैं। तो ये जो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें से जो वेटेज रहेगा आपका, तो वेटेज को समझ लीजिए, वेटेज क्या रहने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलाकर यानी 70 मार्क्स में से कितने मार्क्स का इसमें आएगा, तो जवाब है 16 मार्क्स का इसमें से आएगा। याद रखना आसान है, पहली 2 यूनिट 16 नंबर, अगली 2 यूनिट 17 नंबर। अब इसके बाद आते हैं हम ऑप्टिक्स में, जिसको मैं इधर लिख देता हूँ। ऑप्टिक्स के साथ एडिशनल 1 यूनिट को जोड़ा गया है जिसको हम लिंकिंग चैप्टर कह सकते हैं बच्चों, जो लिंक करता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऑप्टिक्स के साथ, और वो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो EMW हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में रे ऑप्टिक्स, जिसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, और तीसरी यूनिट है वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और कंबाइंडली इन तीनों का वेटेज मिलाकर याद रखना आसान है, 16, 17 देन 18, 18 नंबर ये। तो 16 और 17 वो कितने हो गए? 7, 6, 13, 33 मार्क्स तो वो हो गया कंटेंट। 33 मार्क्स के बाद 18 मार्क्स ही हो गया। तो बचा मॉडर्न फिजिक्स, 70 में से सब्ट्रैक्ट करके आप देख लो। मॉडर्न फिजिक्स में जो यूनिट है, मॉडर्न फिजिक्स में 3 यूनिट अब बची हैं। पहले 4 हुआ करती थी, CBSE सिलेबस में 3 यूनिट बची हैं। तो कौन कौन सी 3 है? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसका कुछ हिस्सा आपने 11th की केमिस्ट्री में पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आपको याद आ रहा हो तो वो रिपीट होगा। देन एटम्स एंड न्यूक्लियाई, बच्चों ये 2 चैप्टर हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, दीज आर 2 चैप्टर्स। तो कंबाइंड वेटेज मिलाकर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन प्लस एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये इन दोनों का कंबाइंड वेटेज है 12 मार्क्स। एंड द लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसको हम सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो वेटेज है बच्चों वो है 7 मार्क्स। तो ये तो हुआ पूरा CBSE का सिलेबस। अब इसके अलावा अगर मैं बाकी बोर्ड की बात करूं तो एक चैप्टर, एक यूनिट और ऐड हो जाएगी बच्चों, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सभी में, गुजरात बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड। तो वो कौन सी ऐड हो जाएगी? वो हो जाएगी मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है, एंड इट इज कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी हम पढ़ेंगे इस सीरीज में। तो ये तो हुआ पूरा सिलेबस। अब हम बात करें प्रैक्टिकल की, तो 70 मार्क्स ये थियोरी है, और इसमें 30 नंबर अगर जोड़ दें प्रैक्टिकल के, तो आपका पूरा फिजिक्स का पेपर तैयार हो जाता है। तो 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, जो आपको रिकॉर्ड सबमिट करना है बच्चों, जब आपका एनुअल एग्जाम होगा तो आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनाकर वहां पर सबमिट करनी है, जिसमें इस साल से मॉडिफिकेशन हो गया। मैं CBSE वालों के बच्चों के लिए बता रहा हूं, और बाकी बोर्ड के बच्चे अपने स्कूल के हिसाब से गाइडलाइन फॉलो करेंगे। 12 एक्सपेरिमेंट आपको उसमें लिखने हैं। अभी तक 15 लिखने होते थे, गौर कीजिए इस बात पे। अभी इस साल से सिर्फ 12, 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। प्रैक्टिकल के लिस्ट को आपको सिलेबस में मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट physicsgyan.com से आप सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और CBSE साइट से तो कर ही सकते हैं। तो 6 फ्रॉम ईच सेक्शन टू बी परफॉर्म बाय स्टूडेंट्स, एंड रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज़, 6 एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड भी आपको, 3 फ्रॉम सेक्शन A एंड 3 फ्रॉम सेक्शन B। तो ये पूरा तैयार करना है। फिर एक रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी, जो हम बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको बनाकर सबमिट करनी होगी। तो ये रहेगा प्रैक्टिकल में। 30 मार्क्स का जो डिवीजन रहेगा उसको समझ लीजिए। 2 एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं वो 7 + 7, 7 + 7 नंबर के। उसके बाद प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आप सबमिट कर रहे हैं उसके 5 नंबर हैं, और जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसके 3 नंबर हैं। तो इस तरह से 14 और 5 और 3 यानी 14 और 8 ये हुए। बचे हुए जो मार्क्स हैं 30 में से, वो 3 नंबर आपके इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, वो भी एक फाइल रहेगी बच्चों, और 5 नंबर का आपका वाइवा होने वाला है। वाइवा वॉइस इसको हम कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़ पर। तो ये बात हुई प्रैक्टिकल की। अब हम जान लें कि जो आपका पेपर होने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की क्वेरी होती है डेरिवेशन कितने मार्क्स के, थ्योरी कितने मार्क्स की, वगैरह वगैरह, वो जानना चाहते हैं, न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्चुअल में डिस्टिंक्शन CBSE का भी और दूसरे बोर्ड्स का भी इस तरह से नहीं है कि इतने मार्क्स के न्यूमेरिकल, इतने मार्क्स के डेरिवेशन, इतने मार्क्स की थ्योरी, ऐसा नहीं है डिस्टिंक्शन। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसको आप ऐसे समझें, जो कुछ आपने पढ़ा है
करिकुलम के दौरान, कोर्स के दौरान, चाहे आपने ऑनलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा है, खुद से पढ़ा है, सेल्फ स्टडी की, व्हाटएवर, तो कितना उसमें रिमेंबरिंग वाला कंटेंट था, तो उसको चेक किया जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। तो आप एग्जिबिट कर पाते हैं मेमोरी प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड आंसर्स। तो उसका आपको मिलने वाला है 38%, इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग के अलावा उसी में साथ में चेक होगी अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग में डेमोन्स्ट्रेट करना रहेगा आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स, जो भी आपने समझा है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए, एंड आइडियाज को डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज। तो ये जो कंटेंट है 27 नंबर का रहेगा, यानी 38% अप्रॉक्सीमेट वेटेज इसका रहेगा। तो पहली कैटेगरी क्या हुई, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जाएंगे जो चेक करेंगे आपकी रिमेंबर करने की एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग आपके समझने की एबिलिटी। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी जो रहेगी क्वेश्चंस की, 32%, 22 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें पेपर में, उसमें एप्लीकेशन पार्ट रहेगा, नहीं अप्लाइंग, कैसे आप उसको अप्लाई करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, जो कुछ आपने सीखा है, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन ए डिफरेंट वे, यानी जो कुछ आपने सीखा है, डिटो एग्जाम्पल्स जो हैं वो तो कुछ रहेंगे ही सही, पर उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आपको दिया जाएगा कि कैसे आप उसको अपने स्किल्स को यूज करते हैं उन एप्लीकेशन पार्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये रहा 32% यानी 22 मार्क्स का कंटेंट। फिर जो थर्ड कैटेगरी है उसमें फिर तीन आस्पेक्ट कंबाइन किए गए हैं। पहला एनालाइजिंग, यानी आपको एग्जामिन करना आना चाहिए, इंफॉर्मेशन को ब्रेक करना आना चाहिए पार्ट्स में बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स और कॉजेज, उसके पीछे क्या मोटिव है, क्या कॉज है। मेक इन्फरेंसेस एंड फाइंड एविडेंसेस टू सपोर्ट जनरलाइजेशन, ये आपको आना चाहिए। इवेल्युएटिंग, उसके बेसिस पे एवोल्यूशन आपको आना चाहिए एनालाइज करने के बाद। प्रेजेंट एंड डिफेंड ओपिनियंस बाय मेकिंग जजमेंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन, वैलिडिटी ऑफ आइडियाज, ए क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ क्राइटेरिया। तो बच्चों ये सब होता क्या है, ये सारे इतने जो मोटे मोटे शब्द हैं अंग्रेजी के और इनका मीनिंग क्या है, ये हम कोर्स के दौरान सीखेंगे। मैं इसको क्लियर करता हुआ चलूंगा। देन क्रिएटिंग कंपाइल इंफॉर्मेशन टुगेदर इन ए डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन ए न्यू पैटर्न और प्रपोजिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। तो क्रिएटिविटी आपकी चेक की जाएगी कि कितनी क्रिएटिविटी आपके अंदर है। तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। सो दिस विल बी द टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस। तो ये हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग, यानी ये सिलेबस रहेगा और ये टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस रहेगी। अब क्या पेपर में कोई चॉइस मिलने वाली है? तो बच्चों हमेशा बोर्ड आपको फेवर कर रहा है, यानी ढेर सारी चॉइसेस रहेंगी, पर ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है। जितने भी चॉइस है सब कैसे इंटरनल चॉइस है। बिहार बोर्ड में ओवरऑल चॉइस मिलती है आपको कि इतने में से इतने सवाल करो, पर यहाँ पर क्वेश्चन में और लगा रहेगा और उसको हम बोलते हैं इंटरनल चॉइस। सो देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द पेपर, हाउएवर देयर विल बी एटलीस्ट 33% इंटरनल चॉइस, यानी 33% प्रश्न में और लगा रहेगा। तो खुश हो जाइए। अच्छा, ये पैटर्न लास्ट ईयर का भी था, तो इसका पेपर आप देख सकते हैं, डिस्कशन मौजूद है, मैंने वीडियो अपलोड किया है। द अबोव टेम्पलेट, ये जो सारी बात हमने की, इज ओनली ए सैंपल, समझ लेना इस बात को। सुटेबल इंटरनल वेरिएशंस may be made for generating similar templates keeping the overall weightage to different form of questions and typology of questions same। ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि नए चेंजेस इसमें लगाए जा सकते हैं। ओवरऑल जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उससे छेड़छाड़ नहीं होगी, वो यही रहेगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप सोच लें कि 5 नंबर का क्वेश्चन इस यूनिट में से आना है तो उसी में से आएगा, किसी और यूनिट में से भी आ सकता है बड़ा क्वेश्चन। तो वो सब हम कोर्स के दौरान सीखेंगे, समझेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं ये सीरीज़ आज से 12th के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम पढ़ना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और बिल्कुल एनसीईआरटी सीक्वेंस फॉलो करते हुए हम चलने वाले हैं। वेलकम बैक बच्चों, हमें स्टार्ट करना है 12th का कोर्स
बोर्ड के लिए प्लस कंपटीशन के लिए फंडामेंटल्स। तो 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक को बेस बना सकते हैं चाहे तो, और मैं पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आपको ये मिल जाएगी मेरी वेबसाइट जो है physicsgyan.com, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, उसको भी आप बेस बना सकते हैं और कोर्स के दौरान नोट्स भी आप ले सकते हैं। तो लेक्चर 1 हमारा बेस्ड है चार्ज को, यानी चार्ज की फुल डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इस नाम से आपको मिलेगा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बच्चों, मैं यहाँ पर मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करूँगा, रेफरेंस के हिसाब से हमारा दिमाग चीज़ों को समझ जाता है। तो पहले ही नारा दे रहा हूँ मैं, पहले दिन कम लिखेंगे क्योंकि लिखा कम है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करेंगे तो कम लिखेंगे। लिखा कम है तो पढ़ना भी कम पड़ेगा, जब दोबारा रिवाइज करोगे तो पढ़ना कम पड़ेगा, पर समझ में पूरा आएगा। तो नारा क्या है? कम लिखेंगे, कम ही पढ़ेंगे, पर पूरा समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो बच्चों फिजिक्स की ब्रांच है, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं स्टेशनरी स्टेट ऑफ चार्ज को। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस। अगर हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे जाएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स। एक्चुअल में फील्ड पहले आता है, फोर्स बाद में आता है, एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। तो मोटे मोटे तौर पर बोलें तो जब चार्ज रेस्ट पर है उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज, फिनोमेना हम जिस ब्रांच में, फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सीखेंगे कि बादल जो गरजते हैं, बिजली चमकती है, क्यों ऐसा क्यों होता है। आप बचपन में गेम खेले हैं, वो कंघी को आपने कंघा किया प्लास्टिक के कंघी से, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े या प्लास्टिक के स्केल को बालों पे रगड़ा तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े वो उठाने की क्षमता उसमें आ जाती है, वो उठा लेता है। तो वो कैसे? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपने बैलून भी चिपकाए बच्चों दीवार पर, तो ये सारी डिटेल हम समझने वाले हैं ये कैसे। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है हम उसको 4 हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं बच्चों। वो 4 हिस्से कौन से हैं? इसके हम 4 हिस्से कर सकते हैं। पहला हिस्सा चार्ज एंड फोर्स। गौर करना इस बात पर कि मैं क्या लिखने वाला हूं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज करेंगे, चार्ज एंड फोर्स। देन दूसरा हिस्सा ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं कैपिटल ई वेक्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पोटेंशियल को दिखाते हैं बच्चों कैपिटल वी से। अभी बस सुनते जाइए, ये कुछ नई टर्म्स आप सीखेंगे तो इन टर्म्स से धीरे धीरे आप फैमिलियर हो जाएंगे। इन सब की एक एक इमेज मैं आपको दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी आएगी, धीरे धीरे आप फैमिलियर हो जाएंगे। तो जस्ट सुनते जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इन तीसरा हिस्सा हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ, गॉस थ्योरम भी कह सकते हैं, एंड उसकी एप्लीकेशन। और चौथे हिस्से में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और वो है बच्चों कैपेसिटर। तो ये 4 हिस्सों में बांटकर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो पहला हिस्सा शुरू करते हैं चार्ज से। तो आपसे पूछा जाएगा चार्ज क्या होता है? डिफाइन चार्ज, हाउ टू डिफाइन चार्ज, व्हाट इज चार्ज। तो पहले हिस्से में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको चार्ज को डिफाइन करना आना चाहिए। तो मैं समझता हूं क्लास 11th में आपने मास को डिफाइन किया था, रिकॉल कीजिए, दिमाग में याद लाइए मास की क्या डेफिनेशन। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट बाय द बॉडी। बच्चों ये डेफिनेशन ऑब्सोलीट हो गए, आजकल हम यूज नहीं करते। मास को हम एज ए प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो मास क्या है? मास इज द प्रॉपर्टी, गुण है पदार्थ का, ड्यू टू विच इट शोज इनर्शिया, जिसकी वजह से वह पदार्थ जड़त्व प्रदर्शित करता है, यानी इनर्शिया शो करता है, तो उसको हम कहते हैं मास। सिमिलरली अगर किसी के पास चार्ज होगा
तो क्या होने वाला है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। तो चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे चार्ज। देन चार्ज जो है वो कितनी तरह का होता है, हम जानना चाहते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज कितनी तरह का। तो चार्ज के जो टाइप्स हैं वो दो हैं। आप जानते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। पर ये पता कैसे चला, ये कन्वेंशन कहाँ से आया? तो बच्चों वो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कन्वेंशन दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम हमें क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि जो फेमस पतंग उड़ाने वाला एक्सपेरिमेंट था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की कोशिश क्या थी, वो चाहते थे कि आसमान की बिजली को जमीन पर लाएं। तो उन्होंने तार बांध के पतंग उड़ाई। तो तार बांध के पतंग उड़ाई। तो मेरा सवाल है, क्या आप में से कोई लोग जानते हैं क्या उन्हें सफलता मिली अपने प्रयोग में? क्या वो आसमान की बिजली को जमीन पे लाने में सफल हुए? जवाब है नहीं। ला तो पाए, बिजली आ गई, पर उद्देश्य था उसको स्टोर करना, यूज करना। तो बिना एप्लीकेशन के लिए, अगर कोई काम में नहीं आ रही हमारे, बिना एप्लीकेशन के वो यूजलेस है। क्या हम अब सफल हो गए हैं इस प्रयोग में? क्या हम आसमान की बिजली को लाकर एट प्रेजेंट स्टोर कर सकते हैं? क्या हमने इतने बड़े कैपेसिटर या फिर कोई बैटरीज बना ली हैं जिनमें हम उस बिजली को स्टोर कर पाएं? तो बच्चों फिर से जवाब है नो, नहीं। तो ये फील्ड खुला पड़ा है, आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए, पता लगाइए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो कन्वेंशन दिया उसको रिकॉग्निशन मिला, मान्यता प्राप्त हुई। मान्यता बहुत जरूरी है जीवन में। मान्यता के बिना किसी को रिकॉग्निशन नहीं मिले तो उसके जो एफर्ट्स हैं सब यूजलेस हो जाते हैं बच्चों। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कन्वेंशन दिया कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ेंगे तो जिस नेचर का चार्ज ग्लास रॉड पर आएगा उसको कहेंगे पॉजिटिव, और जिस नेचर का चार्ज सिल्क के कपड़े पर आएगा उसको बोलेंगे नेगेटिव। तो तब से ये कन्वेंशन हो गया। तो दो तरह के चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और उसके लिए स्टैंडर्ड एग्जाम्पल कौन सा लिया गया? ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। तो हमने सीखा चार्ज दो तरह का होता है। अब ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बच्चों ये बेस्ड है एक फंडामेंटल लॉ पर। अब वो फंडामेंटल लॉ क्या है, क्या आप में से कोई बता सकता है? व्हाट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? कैन यू टेल मी एनीबॉडी? तो कैसे बताओगे? अभी ऑनलाइन क्लास तो नहीं चल रही है, ऑफलाइन क्लास भी नहीं चल रही है, इंटरमीडिएट हो गया है। तो मन में सोचो। तो मैं बताता हूं आपको, जब क्लास में हम पढ़ाते पूछते थे बच्चों से, तो आधे से ज़्यादा बच्चे बोलते थे कूलम्स लॉ। तो ये मिसकंसेप्ट है। कूलम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बट इट इज़ नॉट फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल लॉ क्या है? बहुत ही सिंपल सा है। बचपन में अगर हम लिंक करें इसको मैग्नेट से, बचपन में हर कोई मैग्नेट से खेला है, और आपका एक्सपीरियंस है कि मैग्नेट में अगर सेम पोल को पास में लाओगे तो रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल को पास में लाओगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। ये मैग्नेट में तो होता ही है, ये चार्ज के साथ भी होता है। तो हम क्या बोलेंगे स्टेटमेंट? पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिस फंडामेंटल लॉ पर बेस्ड है वो आपको लिखना है। व्हाट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं फंडामेंटल लॉ। पर गौर करें लिखने का तरीका क्या होगा। अगर मैं फंडामेंटल लॉ लिखता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो मैं सिंपली इतना लिखूंगा, लाइक चार्जेस रिपेल। चार्ज लिखने का तरीका देखिए, CH डॉट। क्योंकि अगर मैं पूरा लिखता हूं तो 25 कागज पूरी फिजिक्स में ज़्यादा बढ़ते हैं, रजिस्टर के 25 पेज ज़्यादा बढ़ते हैं, पर मैं उसी को CH डॉट लिखता हूं तो 25 पेज कम बढ़ते हैं। चॉइस आपकी है। लाइक चार्जेस रिपेल वाइल, आगे मैं डैश डैश छोड़ दूंगा, क्योंकि
मेरा दिमाग सक्षम है, आपका दिमाग भी सक्षम है, यू कैन प्रिडिक्ट, हम अनुमान लगाने में माहिर हैं, हम आगे का सोच सकते हैं स्टेटमेंट क्या होगा। तो अगर कॉपी में आपने लिखा लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल, इतना छोड़ दिया आपने, तो बाकी का सेंटेंस तो आपका दिमाग पूरा करके दे रहा है आपको, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो नो नीड टू राइट इट। जो चीज हम जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, हमें पता है, उसको लिखने का क्या फायदा, नो नीड टू राइट इट, तो हम इतना ही छोड़ देंगे। तो ये है बच्चों फंडामेंटल लॉ, और इसी फंडामेंटल लॉ पर पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड है। अब आपको क्या करना है, इसकी एप्लीकेशंस याद करके बतानी है। इस फंडामेंटल लॉ को हमने डे टू डे लाइफ में कहां कहां इस्तेमाल किया, याद करो। आपने बैलून चिपकाया दीवार पे, तो बैलून दीवार पर क्यों चिपकता है? क्या दीवार अपोजिटली चार्ज है या चार्ज है? बैलून को तो आपने चार्ज किया, रगड़ा तो बैलून चार्ज हो गया, पर दीवार चार्ज नहीं थी, दीवार न्यूट्रल थी। तो क्या होता है, बैलून हो जाता है नेगेटिवली चार्ज, जब दीवार के पास आप ले जाते हैं तो दीवार के पास जो नियर बाई सरफेस पर इलेक्ट्रॉन से वो रिपेल होकर दूर जाते हैं, तो पास में क्या बचे, पॉजिटिव आयंस, और ये पॉजिटिव आयंस बैलून को, जो कि नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो बैलून जाके चिपक जाता है वॉल पे। तो फंडामेंटल लॉ काम कर रहा है इसमें, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर हम बात करें, जो थर्माकोल की बॉल्स हैं वो आपने देखी होगी, तो इसी तरह की एक स्पेशल मटेरियल वाली बॉल होती है, इसको बोलते हैं पित्त बॉल। आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक टर्म मिलेगी पित्त बॉल, कई बच्चे समझ नहीं पाते पित्त बॉल होती क्या है। तो पित्त बॉल इज वेरी स्मॉल लाइट वेट ऑब्जेक्ट दैट पिक्स अप इलेक्ट्रिक चार्ज क्वाइट वेल, ऐसा हम कह सकते हैं, जैसे कि थर्माकोल की बॉल्स जिससे आप खेले होंगे, जो बीन बैग में भी भरी जाती है और वैसे पैकिंग मटेरियल की फॉर्म में मिलती है। तो किसी पित्त बॉल को अगर आपने ग्लास रॉड से टच किया, दूसरी पित्त बॉल को आपने चार्ज प्लास्टिक रॉड से टच किया, फिर इनको अगर आप पास में लाएंगे तो इनके बीच आप देखेंगे अट्रैक्शन होगा। क्यों? प्लास्टिक की रॉड पर नेगेटिव चार्ज था, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज था। जब आपने पित्त बॉल को उन रिस्पेक्टिव रॉड से टच किया तो अलग अलग दोनों बॉल ने, उनमें से एक ने पॉजिटिव गेन किया उससे, दूसरे ने नेगेटिव गेन किया, और उसकी वजह से जब उन्हें पास ला रहे हैं तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऐसे कई गेम भी बनते हैं, पर हमारा फोकस है एप्लीकेशन पार्ट पर, कि हम इसका फायदा कैसे उठाएं फंडामेंटल लॉ का। तो फायदा कैसे उठाएं बच्चों, आपने देखा होगा जैसे अहमदाबाद में भी जो है वो थर्मल पावर प्लांट है, कई जगह पर है, कोटा में, हमारे कोटा में थर्मल पावर प्लांट है, वहां पर चिमनियां हैं, धुआं निकलता है, कोयला जलाते हैं, बिजली बनती है। तो जब ये कोयला जलाकर हम बिजली बनाते हैं तो कोयले की जो राख है, जो बहुत हल्की होती है, जैसे आप कमरे में कहीं पर कागज जलाओ तो कागज की जो राख है हवा के साथ उड़ जाएगी पूरे कमरे में, डांट पड़ेगी, मम्मी डांटेगी, बहुत कचरा फैला दिया। उसको पकड़ना संभालना बहुत भारी हो जाता है, जलाकर देख लेना कागज। तो ये जो कोयले की राख है बच्चों, ये भी उड़ती है, धुएं के साथ साथ उड़ती है, तो हम इसको बोलते हैं फ्लाई ऐश, उड़ने वाली राख। अगर ये उड़कर वायुमंडल में मिल जाएगी, एटमॉस्फेयर में, तो हमारे सांस के साथ फेफड़ों में जाकर जमा होगी, हमारी जो सांस लेने की एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते, इट इज नॉट डिजायरेबल, हम नहीं चाहते ऐसा हो कि वो सांस से हमारे फेफड़ों में जाकर जमा हो और हमें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसे रोग हो जाए। तो क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडामेंटल लॉ को यूज करते हैं। तो हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसी तरह से ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन टेक्निक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, चिमनी में जगह जगह पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स लगा दी जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, यानी फ्लाई ऐश, उड़ने वाली राख के पार्टिकल्स हैं, these get charged positively due to friction with air, हवा के घर्षण की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो जब ये उन इलेक्ट्रोड के करीब से गुजरते हैं तो अट्रैक्ट होकर वहीं रुक जाते हैं, वहीं इकट्ठे हो जाते हैं और हवा में मिलने से बच जाते हैं। अब ये जो फ्लाई ऐश इकट्ठी हो गई, हमारे बहुत काम की है। 50% मिक्सिंग होती है फ्लाई ऐश की सीमेंट में, बाइंडिंग मटेरियल है। फ्लाई ऐश को अगर खेतों में बिखेर दिया जाए मिट्टी के ऊपर तो ये लेयर बना लेती है और खरपतवार, जो फालतू पेड़ पौधे हैं, उनको उगने नहीं देती।
तो उससे उपज हमारी बढ़ जाती है, खेतों से जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। तो फ्लाई ऐश बड़े काम की है। फ्लाई ऐश से ब्लॉक्स बनते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, ब्रिक्स बनती हैं जिनसे मकान बनाने बिल्डिंग मटेरियल का काम आता है। तो ये एप्लीकेशन हुई फंडामेंटल लॉ की। देन जितने भी तरह के प्रिंटर हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, स्प्रे पेंटिंग की बात आप कर लो, तो ये बेस्ड हैं किस पर? फंडामेंटल लॉ पर। जैसे पेपर हो जाता है चार्ज, मान लीजिए पेपर पर जहाँ जहाँ इमेज बननी है वहाँ से पेपर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पेपर इंक जो है या तो टोनर की फॉर्म में होती है, लेज़र प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन है तो उसमें तो टोनर पाउडर्ड फॉर्म में इंक होती है, और अगर इंक जेट प्रिंटर है तो इंक लिक्विड फॉर्म में होती है। स्प्रे पेंटिंग कर रहे हैं तो पेंट की फॉर्म में है वो कलर जो है, तो पेंट को अपोजिटली चार्ज कर देते हैं, इंक को अपोजिटली चार्ज कर देते हैं, या अपोजिट चार्ज इंक उस पेपर पे उसी जगह चिपकती है जहाँ से वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उससे इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, नहीं इमेज बन जाती है। इस तरह से फोटोकॉपी भी होती है, लेज़र प्रिंटिंग भी होती है, इंकजेट प्रिंटिंग भी होती है, और यही कंसेप्ट हम स्प्रे पेंटिंग में यूज़ करते हैं जिससे कि पेंट इधर उधर ना फैले। तो बच्चों ये कुछ एप्लीकेशन, एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन वान डे ग्राफ जनरेटर में है। वान डे ग्राफ जनरेटर पे आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, अलग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, एक्टिविटी डेमो वाली प्लेलिस्ट में। तो वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, हाई वोल्टेज जनरेटर जो आदमी ने बनाया, यानी आपने लार्ज हेड्रोन कोलाइडर का नाम सुना होगा जिसमें हिग्स बोसोन वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उस पीढ़ी का यानी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर का जो प्रथम सदस्य है, फर्स्ट मेंबर, इट इज वान डे ग्राफ जनरेटर। तो वान डे ग्राफ जनरेटर से हम हाई वोल्टेज डेवलप करते हैं। अब इस हाई वोल्टेज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मनोरंजन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो जितने मनोरंजन पार्क हैं जैसे डिज्नीलैंड, एसएल वर्ल्ड वगैरह, तो वहाँ पर एक स्टॉल ऐसा भी होता है जहाँ ग्रुप में जब आप जा रहे हैं तो ग्रुप के किसी मेंबर को वहाँ बिठा दिया जाता है प्लेटफॉर्म पर, लकड़ी के स्टूल पर, अर्थ से इंसुलेट करके, और जैसे ही वो व्यक्ति उस वान डे ग्राफ जनरेटर के कॉपर के डोम पर, मेटल के डोम पर हाथ रखता है जो कि पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज उस व्यक्ति की बॉडी पर, शरीर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसके सर का एक एक बाल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, नेगेटिव होगा तो भी यही होगा, पॉजिटिव होगा तो भी यही होगा। तो उसके सर के बाल स्ट्रीक फॉर्म में स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, और ये देखकर ग्रुप के बाकी मेंबर्स उन्हें बरबस ही हंसी आ जाती है। तो मनोरंजन होता है। तो मनोरंजन में भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब कुछ क्वेश्चन की बात कर ली जाए। आपसे सवाल पूछा जाता है, शो दैट देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं, कोई तीसरी तरह का नहीं होता। कई बच्चे जवाब देते हैं, बोलते हैं न्यूट्रल, तीसरी कैटेगरी बता देते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। बच्चों न्यूट्रल कैटेगरी नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला दिया तो बना न्यूट्रल। तो आपसे कहते हैं शो दैट, तो आप शो कैसे करेंगे? तो थियोरेटिकली कोई मेथड नहीं हमारे पास, प्रैक्टिकली हमारे पास मेथड है। प्रैक्टिकली हम कैसे दिखाएंगे कि चार्ज 2 ही तरह के होते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लेंगे, उनको आपस में रगड़ेंगे। वैज्ञानिकों ने ऐसा किया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लिए, आपस में रगड़ा, और जब वो चार्ज हो गए तो बारी बारी से वो उनको लेकर गए चार्ज ग्लास रॉड के पास और चार्ज सिल्क क्लॉथ के पास। तो उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? उन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ चार्ज ग्लास रॉड से रिपेल हुए, और जो चार्ज ग्लास रॉड से रिपेल नहीं हुए वो चार्ज सिल्क क्लॉथ से रिपेल हुए। अब इस ऑब्जर्वेशन में अट्रैक्शन को हम कहीं नहीं लाए, रिपेल हुए। क्यों? तो बच्चों एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो आपको लिखना भी और सीखना भी है। तो फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है? स्टार मार्क करके लिखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा, और वो है रिपल्शन इज द श्योर, निश्चित टेस्ट, परीक्षण किसका, किस बात का? ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया है या नहीं हो गया है, वो किससे हमें पता चलता है? अगर वो चार्ज हो गया है तो वो एक नॉन चार्ज ऑब्जेक्ट को निश्चित रूप से डेफिनेटली रिपेल करेगा, या इसका उल्टा भी सही है, रिपेल कर रहा है तो डेफिनेटली वो चार्ज है। अब इस कंसेप्ट को हम मैग्नेटिज्म में भी यूज कर सकते हैं। रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटाइजेशन। मान लीजिए आपको 2 आइडेंटिकल बार दी गई हैं, आपसे कहा गया इनमें से पता लगाइए क्या दोनों मैग्नेट है या एक लोहा है। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो पक्के तौर पे आप नहीं कह सकते दोनों मैग्नेट हैं, हो सकता है एक लोहा हो एक मैग्नेट हो। पर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं
तो अब पक्के तौर पे आप कह सकते हैं दोनों मैग्नेट है, तो हम क्या बोलेंगे, रिपल्शन इज द शोर टेस्ट फॉर मैग्नेटाइजेशन, रिपल्शन इज द शोर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अब आपको ये दिखाना था, क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया था, शो दैट देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो कैसे दिखाएंगे, हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को रगड़ा, वो जब वो चार्ज हो गए बारी बारी से हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के पास लेके गए, कुछ ग्लास रॉड से रिपेल हुए, जो नहीं हुए ग्लास रॉड से वो सिल्क क्लॉथ से रिपेल हुए, तो हमने कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला कि जो ग्लास रॉड से रिपेल हो रहे हैं उनके पास चार्ज है ग्लास रॉड के नेचर का यानी पॉजिटिव, और जो सिल्क क्लॉथ से रिपेल हो रहे हैं उनके पास चार्ज है सिल्क क्लॉथ के नेचर का यानी नेगेटिव। तो कुल मिलाकर 2 ही तरह के चार्ज है, तीसरी तरह का कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो एनसीईआरटी में बच्चों एक लाइन लिखी है, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो ये पोलैरिटी कहलाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि जिसके बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस में। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को जब इतना एफर्ट कर ही लिया था तो वेस्ट तो नहीं जाने देना था, तो रेफरेंस के लिए उनको अरेंज कर दिया एक सीरीज में, उसको हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के नाम से जानते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको परवाह करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। उसमें उन्होंने अरेंज किया ऊपर से नीचे इस तरह से कि पहले आने वाले सब्सटेंस को बाद में आने वाले सब्सटेंस से अगर हम रब करते रगड़ते हैं तो पहले आने वाला इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और बाद में आने वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो पहले आने वाले को बाद में आने वाले से अगर हम रगड़ते हैं तो पहले आने वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, बाद में आने वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जैसे उस सीरीज में अगर ग्लास को रखेंगे तो ग्लास ऊपर रहेगा, सिल्क क्लॉथ को रखेंगे तो नीचे रहेगा। वुल कहीं बीच में है, ऊन, तो ग्लास को अगर आपने वुल से रगड़ा तो ग्लास पर पॉजिटिव, वुल पर नेगेटिव आएगा। पर अगर वुल को आपने सिल्क क्लॉथ से रगड़ा, या प्लास्टिक जो है वो वुल के नीचे है तो प्लास्टिक पर वैसे नेगेटिव आ रहा था, अभी भी नेगेटिव आएगा। वुल को अगर आप प्लास्टिक से रगड़ेंगे, वुल पर जो नेगेटिव आ रहा था वुल पर आवाज आएगा पॉजिटिव और प्लास्टिक पर आएगा नेगेटिव। अगर आपने कौन सा कॉम्बिनेशन लिया, वुल एंड प्लास्टिक, ये पेयर लिया तो वुल पॉजिटिव प्लास्टिक नेगेटिव। जबकि आपने कॉम्बिनेशन लिया ग्लास एंड वुल तो ग्लास पॉजिटिव एंड वुल नेगेटिव। तो ऐसे एक सीरीज मिल जाती है बुक्स में, मैंने दिखाई है, तो तैयार नहीं करनी है, नॉट इन सिलेबस। अब हम ये जानना चाहेंगे, चार्ज हमने पढ़ लिया क्या होता है, चार्ज के टाइप्स पढ़ लिए, चार्ज एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, तो आवेश को अस्तित्व में लाने के तरीके यानी मेथड्स ऑफ मेकिंग चार्ज टू एग्जिस्ट। तो बच्चों इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूं, मेथड्स ऑफ मेकिंग चार्ज टू एग्जिस्ट। तो ये रहेगा वीडियो, अभी वाला था 1.2, इससे पहले सिलेबस हमने डिस्कस किया था 1.1 यानी लेक्चर 1 ही चल रहा है बच्चों, और अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 1.3। तो मिलते हैं जल्दी ही।